नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। देश की सियासत में एक बार फिर समरसता के नाम पर सबसे बड़ा चुनावी चक्रव्यूह रचा जा चुका है। क्या यह महज एक संत के प्रति आस्था है या फिर साल 2027 के महामुकाबले से पहले दलित वोट बैंक को साधने का मास्टर स्ट्रोक? आज अटेंशन में हम बात कर रहे हैं बीजेपी के उस मेगा प्लान की जिसने विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समरसता संकल्प अभियान का ऐलान किया है। संत रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर होने वाला यह अभियान कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है। पूरे देश में 29 जुलाई से शुरू होकर यह अभियान 20 फरवरी 2027 तक चलेगा, यानी सीधे सीधे चुनावी साल तक जमीन पर 24 घंटे घेराबंदी। अब जरा अटेंशन दीजिए इसके असली मायने पर। विपक्ष के जातिगत जनगणना और संविधान बचाव वाले नैरेटिव को काटने के लिए बीजेपी ने समरसता का ये ब्रह्मास्त्र निकाला है। वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय क्षेत्र है, वहाँ संत रविदास की भी कर्मभूमि है, वहाँ की मिट्टी को हर दलित बस्ती तक ले जाकर बीजेपी एक बड़ा भावनात्मक कार्ड खेलने जा रही है। दलित वोट बैंक में सेल लगाने की ऐसी बिसात है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या बीजेपी का समरसता कार्ड विपक्ष के समीकरणों को ध्वस्त करेगा? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ऐसे या वैसे दलित सियासत के केंद्र में बने ही रहते हैं। अब संत रविदास के नाम पर एक बार फिर सियासत की नई बिसात बिछने जा रही है। बीजेपी ने संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान शुरू करने का ऐलान किया। पार्टी इसे सामाजिक समरसता और संत रविदास के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का अभियान बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों ने इसे दलित वोट बैंक के बीच पकड़ मजबूत करने की बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी के मुताबिक 29 जुलाई से शुरू होने वाला ये अभियान पूरे देश में 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। मध्य प्रदेश के सभी 62 संगठनात्मक जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण में संत रविदास मंदिरों में दीपोत्सव होगा। दूसरे चरण में वाराणसी स्थित जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी लाकर कलश यात्रा होगी। पूरे अभियान को 5 चरणों में पूरा किया जाएगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी समरसता संकल्प अभियान प्रारंभ कर रही है। यह अभियान 29 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा और यह अभियान सामाजिक समरसता के संदेश के उद्देश्य के साथ पूरे मध्य प्रदेश के मतदान केंद्रों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। बीजेपी पहले ही सागर में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास स्मारक और मंदिर का निर्माण कर रही है। 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और लिहाजा समरसता संकल्प अभियान के जरिए बीजेपी दलित समाज के बीच अपनी पहुंच और मजबूत करने की तैयारी में है। कांग्रेस इस अभियान को राजनीतिक नजरिए से देख रही है। जो संत रविदास जी है वो किसी राजनीति के प्रतीक नहीं है, वो देश के वंचित शोषित दलितों के आराध्य हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको नाम को लेकर राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जो सच्ची समरसता होती है सामाजिक न्याय के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और जहाँ जिन जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है, सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न के केस हैं वो दलितों पे हैं। आप उनको तो सामाजिक न्याय दे नहीं पा रहे हैं। यूं तो संत रविदास ने जीवन भर सामाजिक समानता और समरसता का संदेश दिया। अब उनके नाम पर शुरू हो रहा ये अभियान कितना सामाजिक बनता है और कितना राजनीतिक, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दलित समाज तक पहुंच बनाने की होड़ में संत रविदास एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार। पहले संघ और बीजेपी का समरसता अभियान, समरसता भोज, फिर हमने एक समरसता महाकुंभ भी देख लिया पिछली बार उज्जैन में। अब ऐसी क्या कसर रह गई कि दलित वोट बैंक को लेकर बीजेपी इतनी घबराई हुई है। कभी एक बड़ा अभियान जुलाई से लेकर अब फरवरी तक, जिस दौरान कई सारे राज्यों में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो जाएंगे, पंजाब में दलितों की एक बड़ी आबादी जिस पर बीजेपी की नज़र है। तो ये विशुद्ध समरसता से जुड़ा मामला है या पॉलिटिकल इवेंट है? देखिए, हिंदू समाज में जो दो समुदाय हैं, विशेष रूप से दलित समाज और आदिवासी समुदाय, ये धर्मांतरण के निशाने पर सर्वाधिक रहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इस समाज के बीच में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि नई सरकार के रूप में भी हम और बाकी राजनीतिक पार्टी के रूप में भी हम आपके साथ हैं और आपको किसी भी प्रकार से धर्मांतरण या इस प्रकार के जो बहकावे वाली बातें हैं, इनके दबाव में नहीं आना चाहिए। एक बात तो मैं ये देखता हूँ। दूसरा, मैं ये देखता हूँ कि इस समाज के साथ अटैचमेंट का जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो ये है, और होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, क्योंकि इसमें से जितने भी बुद्धिजीवी बन करके निकल रहे हैं वो आक्रामकता की भाषा के साथ इस समाज को भ्रमित कर रहे हैं। आप उदित राज की भाषा देख लीजिए, आप चंद्रशेखर रावण की भाषा देख लीजिए, आप किसी अन्य नेता की भाषा देख लीजिए। मुझे आज तक के कुछ ऐसे हैं जो सत्ता की चाशनी के लालच में पलट भी जाते हैं। दिलीप मंडल जैसे लोग भी हैं उसमें। हाँ, तो ये हुई। फिर क्या हुआ कि जो सामाजिक दृष्टि से इन सारे मामलों में, क्योंकि उत्तेजना से जो लाभ लिया जा रहा है वो क्रीमी लेयर ले रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्लान अपनी जगह है कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन मैं जो घटनाक्रम आपके साझा कर रहा हूं ये कि इस समाज के अंदर इस बात के लिए बहुत ही जबरदस्त रूप से तैयारी करने की आवश्यकता है, शिक्षित प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि भाई आपको जब आरक्षण मिला हुआ है तो आरक्षण समाज के एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक हिस्से के लिए, एक एक स्थान के लिए जाना चाहिए। इनके कुछ घराने बन गए। यदि मैं राजनीतिक रूप से इस सारे मामले को देखता हूं तो मुझे दो नेता, बाबू जगजीवन राम और रामविलास पासवान, ये दो नेता ऐसे दिखे हैं जो आक्रामकता की बजाय सामाजिक समन्वय के रूप में काम करते हुए राजनीति में आगे बढ़े और उन्होंने समाज को सर्वव्यापी बनाने की कोशिश की। तभी तो राजनीति के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक के रूप में ख्यात रहे। लेकिन जो आप चीज कह रहे हैं शर्मा जी, और जो बीजेपी कर रही है, वो दोनों बिल्कुल 360 डिग्री के उलट नहीं है। नहीं, बीजेपी, देखिए, बीजेपी का मकसद तो यही है, पर वो एक राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक लाभ उसके मिलेंगे। अब आप भाजपा के कार्यक्रमों के हिसाब से देखिए, ये जो इन्होंने सुमेर सिंह सोलंकी साहब ने बताया है, इस कार्यक्रम के अंदर जो है मध्य प्रदेश के ही बड़े नेता है लाल सिंह आर्य साहब, वो राष्ट्रीय संयोजक है इस मोर्चे के। और राष्ट्रीय संयोजक के नाते अभी पिछले ही दिनों मेरी उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे थे, भाई साहब देश भर में इस आयोजन के निमित्त में लगा हुआ, तो ये केवल मध्य प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, पूरे देश का है वो। आपने भी कहा है, मैं वही कह रहा हूं, आपने भी कहा ये देशव्यापी कार्यक्रम है और इसको राजनीतिक रूप से भी बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि समाज के बीच में किसी भी प्रकार से जाकर के और यदि अपनी पहचान कोई राजनीतिक पार्टी बनाती तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का काम तो यही है कि किस प्रकार से उसके वोटों में वृद्धि हो, किस प्रकार से सामाजिक एकता की हो। और भारतीय जनता पार्टी का सवाल इसलिए पूछना पड़ता है ना कि 12 साल से दिल्ली में, 25 साल हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसके बाद भी समरसता क्यों नहीं हो पाई। लेकिन ब्रजेश जी, पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मैं आऊंगा दोबारा शर्मा जी आपके पास, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा संविधान खतरे में का नैरेटिव चला। नतीजा ये हुआ कि सपा नंबर 1, बीजेपी नंबर 2 पे रह गई। बीजेपी जो 400 पार की बात कर रही थी वो 240 पे ठिठक गई। अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव होने वाला है। जातिगत जनगणना का कार्ड भी विपक्ष ने खेला। बिहार में आंशिक असर भी नहीं हुआ उसका, क्योंकि बिहार में तो सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का। लेकिन क्या ये दोनों इतने बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार कह चुकी है कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे। जनगणना शुरू भी हो गई, पहले फेज में मकानों की गिनती हो गई और दूसरा फेज भी शुरू होने वाला है। इन सब के बीच मुद्दा वाकई में इतना बड़ा है कि बीजेपी उससे डरी हुई है। निश्चित तौर पर मनोज जी, मुद्दा बड़ा है। ये वोट बैंक बीजेपी का नहीं रहा कभी। आप देखिए 1950 से 1980 तक के दशक में ये कांग्रेस का पूरा वोट बैंक था।
90 के बाद हम देखते हैं काशीराम जी के बाद ये उधर छिटक गए। उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर लें तो इसका एक मुफ्त वोट बैंक रहा। कहीं लालू के साथ, कहीं मुलायम के साथ, हाँ, कहीं अलग अलग मायावती के जगह साथ। चला गया। पहले तो कांग्रेस का ही था और इसके बाद इस वोट बैंक की बदौलत चाहे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, चाहे मायावती की सरकार बनी हो जिस तरह से, और हमने देखा चाहे अखिलेश यादव की सरकार बनी हो, और जो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से एक नैरेटिव ने काम किया तो नुकसान हो गया। तो बीजेपी लगातार इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने का जतन कर रही। खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें हैं तो ये सबसे वंचित और पिछड़ा दलित वर्ग जो है उसको अपने पाले में, क्योंकि सबसे ज़्यादा छुआछूत से प्रभावित कौन रहा? हमने गांव में देखा कि कुएं की पाट पर नहीं जा सकते हैं वो, आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं। तो स्वयंसेवक संघ ने लगातार ये कोशिश रही है कि उनके साथ भोजन करने की, उनको कुएं की पाट पर, एक पाट पर लाने की, मंदिरों में प्रवेश करने की। तो सबसे ज़्यादा बिल्कुल, एक गांव, एक मंदिर, हाँ, एक शमशान, एक कुआ, ये एक तरह से इस क्षेत्र में काम किया। तो इसी बदौलत है कि बीजेपी के पाले में भी ये वोट बैंक आया है। लेकिन ये वोट बैंक, मैंने जो पहले कहा, कभी कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक रहा था। इसमें और कैसे विश्वास जागृत किया जाए, कैसे इस वर्ग को अपने पाले में लाया जाए और मजबूत बनाया जाए कि वो वहीं रहे, क्योंकि ये वोट जो शर्मा जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर प्रभावित कौन होता है? यदि जिसमें धर्म परिवर्तन की बात आती है तो आदिवासी के बाद ये वर्ग भी है। क्यों जाता है वो धर्म परिवर्तन करके? क्योंकि उसके साथ भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, उसको उतना सम्मान नहीं मिलता। लेकिन वो परिस्थितियां अब बहुत कुछ बदल गई हैं। कुछ राज्यों में, हम जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ परिस्थितियाँ अभी ज़्यादा प्रभावी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हम बात करें तो अभी प्रभावी उतनी नहीं है। तो ये पूरे देश में जो अभियान चलाया जा रहा है, इसका सीधा साधा एक मकसद है कि इस समाज में, इस वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करना है, उनमें भरोसा, उनको भरोसा हो जाए कि बीजेपी में, कि हाँ बीजेपी उनके साथ लेकर चलने वाली है, उनको उनके विकास की बात करती है, उनको तमाम जो जिस वजह से वो अब तक अछूते रहे। क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि भाई वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, ऐसा आरोप कांग्रेस लगाती थी। इसी वजह से लगाती थी कि ये वर्ग उससे दूर रहे और अपने पाले में रहे। तो इस वर्ग को साधने के तमाम जतन हो रहे हैं। ये संत रविदास की हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, संत रविदास को वो सम्मान मध्य प्रदेश में, सम्मान उनका पूरा देश में है, सब कुछ है, हर वर्ग में उनको संत के नजरिए से देखते हैं, दलित के नजरिए से नहीं देखते हैं कि भाई वो दलितों के संत थे। लेकिन वो संत को हम संत की नजरिए से देखते हैं, सबके संत थे। लेकिन यदि उनको दलितों के वोट बैंक अपने पाले में कैसे आए, उनके माध्यम से कैसे आए, तो वो तमाम कोशिशें बीजेपी करती नजर आ रही। चाहे उनका मंदिर बनाने की बात हो, चाहे आकार भी ले रहा, बिल्कुल, चाहे उनके सम्मान की बात हो, उनको राजनीति के परिदृश्य में लाने की बात हो। हमने देखा महापुरुषों को लाए, अंबेडकर को लाए, तमाम महापुरुषों को आप लेकर आए हैं, लेकिन संत को राजनीति में लाने के पीछे कोई मकसद है तो वो सिर्फ यही है कि वो एक वर्ग है। हमने देखा उनके माध्यम महाराज को राज्यसभा में इसीलिए भेजा। लेकिन शर्मा जी, एक और चीज है ना कि बीजेपी तो तैयारी कर रही है कि 7 महीने 5 चरणों में प्लान कर रही है, लेकिन विपक्ष क्या करेगा? क्योंकि वो तो जब से बांग्लादेश का घटनाक्रम हुआ, श्रीलंका का घटनाक्रम हुआ, तो वो तो जैन जी के भरोसे बैठा, या नेपाल के बाद कि जैन जी कुछ कर देगा, उनको कुछ नहीं करना। अब इस प्लान की कार्ड क्या होगी उनके पास? क्योंकि संकट तो कांग्रेस के सामने भी है, जिसने बहुत अच्छी सीटें जीती हैं अभी लोकसभा में, उत्तर प्रदेश के नज़रिए से देखे तो, और समाजवादी पार्टी के सामने भी संकट है। देखिए, ये क्या है, विजनलेस राजनीतिक पार्टियां होती जा रही हैं। इसलिए उनके प्रति आकर्षण का क्या कारण हो सकता है? केवल जातिवादी समीकरण उनके प्रति आकर्षण का कारण हो सकता है। वो पीडीए की बातें करेंगे, हर चीज में उनको पीडीए दिखाई देगा। और एक बात आप देखिए मनोज जी, विचार करिए इस बात को कि आप पुराने इतिहास को उठा करके देखिए कि जब संत रविदास जी महाराज के पास खुद काशी नरेश चल करके जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनकी जो आध्यात्मिक शक्ति को का लोहा मानते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि छुआछात थी? छुआछात जो शब्द है वो अंग्रेजों ने इसलिए प्रचलन में ले आए, मैं एक लाइन 2 लाइन से ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पर, वो इसलिए कि जो काम था वो चमड़ा उतारने का था, इसलिए उनके साथ जो है दूरी बनाते थे। दूरी तो उनके समाज के लोग भी बनाते थे। तो इसलिए छुआछात नाम का जो शब्द है वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर चर्चित लाया गया। और आज जो भेदभाव हो रहा है वो तो उससे ज्यादा हो रहा है। और जो लोग ये कर रहे हैं वो भी उन्हीं की जो बार बार एक मशहूर उक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये सब दोहराते हैं। गंगा, वो इतना बड़ा आदर्श स्थापित करने वाले व्यक्ति थे वो। और मनोज जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि राजनीतिक पार्टियां अपना वोट आधार बढ़ाने के लिए
समाजों के बीच में यदि कुटिलता रहित जाती हैं, समाज के साथ समरसता के नाम पर जाती हैं, एकता और भाईचारे के नाम पर जाती हैं, हिंदू और मुसलमान को इकट्ठा करने की बात करने के नाम पर यदि मान लो कोई जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत ज्यादा किसी को आपत्ति होना चाहिए। भाई अन्य राजनीतिक दलों को भी ये अधिकार है, वो भी अपने प्रोग्राम बनाए, वो भी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में है। यदि कांग्रेस को लगता है कि उनका वोट बैंक खिसक गया, और जैसा आपने और ब्रजेश जी ने कहा कि कांग्रेस के ही तो सारे वोट बैंक थे ये, आखिर उनके काम करने के तौर तरीकों से, विजनलेस होने के कारण, अपने आप को सर्वशक्तिमान मान लेने के कारण ही तो ये समाज छूट करके उनसे गए। आदिवासी पहले कांग्रेस को वोट देता था, इंदिरा जी के जमाने में आदिवासी का नाम, आदिवासी इंदिरा जी के अलावा किसी को नेता नहीं मानता था। आज धीरे धीरे क्यों छूट गए? इसलिए छूट गए क्योंकि आपने उन वर्गों के बीच में काम करना तो बंद इंदिरा गांधी तो अपनी और दूसरी भारतीय बहू जनता को पार्टी- सहेज के नहीं रख पाई, तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस इतने बड़े वोट बैंक को ऐसी सहेज लेती? ये तो बहुत खतरनाक वाली टिप्पणी है, और आपका दम है कि आपने कर दी ये वाली, नहीं तो प्रियंका और राहुल गांधी अब नाराज हो जाएंगे आपसे। पर मेरा कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीतिक पार्टियों को समाजों के बीच में जाकर के उनकी समस्याओं के निदान के संबंध में, उनकी किस प्रकार से उन्नति हो सके, मैं बाहर से फिर से दोबारा आपके जी। ध्यान में ये ला रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो समाज के अंदर जो क्रीमी लेयर ने ही समाज का शोषण करना प्रारंभ कर दिया है, इसके बारे में भी समाज के लोगों को सोचना चाहिए और राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए। केवल वोट के नाम पर डर करके हम क्रीमी लेयर के बारे में चिंता नहीं करेंगे तो ये समाज के उन लोगों के प्रति अच्छा संदेश नहीं है, न्याय नहीं है, वह न्याय है एक प्रकार से। तो मुझे लगता है इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल ब्रजेश जी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि संघ प्रमुख से लेकर तमाम लोगों ने मांग उठाई है कि हो ये रहा कि आरक्षण का लाभ ये इस उम्मीद से दिया गया था कि पूरे समाज को लाभ मिले, लेकिन समाज का कोई एक वर्ग या कोई एक परिवार या कोई एक व्यक्ति आगे निकला, फिर हो ये रहा कि उसके परिवार का, उसके चाचा भाई भतीजे, ये सारे लोगों को लाभ मिल रहा है और बचे हुए हिस्सा अभी उसी स्थिति में जिस स्थिति में अम्बेडकर के समय था। तो बेहतर ये होगा कि समरसता की बात बीजेपी के साथ साथ उस समाज के अंदर से भी निकल कर आए कि जिसको एक बार दो बार अगर ये लाभ मिल चुका आरक्षण का, जो हायर पदों पे चले गए हैं, वो स्वेच्छा से आगे आए या फिर सरकार कोई कानून बनाए, जब तो इस समरसता अभियान का मतलब निकलेगा। निश्चित तौर पर मनोज जी इसकी समीक्षा होनी चाहिए और इस पर खुलकर बात होनी चाहिए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल बात क्यों नहीं करते हैं? वो इस वजह से नहीं करते हैं, वोट बैंक, उस वोट बैंक से ही ये अब आवाज़ आनी चाहिए कि भाई ये तो अब आपके बराबरी में हो गए, इनको क्यों मिले? यदि किसी ने एक बार आरक्षण का लाभ ले दिया, वो आईएएस बन गया, उसके परिवार का लाभ ले रहे हैं, कोई संपन्न हो गए, और वो अपनी समाज के आदमी को अपने घर चपरासी रखे हुए, अपने घर चपरासी रखे, उसकी तरक्की की क्यों नहीं बात कर रहा है? जब आप आपके समकक्ष आ गए हो तो अब आपसे तो कोई भेदभाव कर नहीं रहा है, तो अब अगले को मिलना चाहिए वो लाभ, तो बराबर में आ गए। वैसे इसकी निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि अब भेदभाव नाम जैसी कोई चीज बची नहीं है, थोड़ी बहुत है तो, लेकिन जो असमानता है, जो हम बात कर रहे हैं समरसता की, वो असमानता को दूर कौन करेगा? वो समाज के ही लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि सरकारें, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, जो भी सत्ता में आएगा, वो वोट बैंक की वजह से नहीं करेगा। आप देखिए एससी एसटी के मामले का किस तरह से दुरुपयोग होता है, कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, आपने बदल दिया, तो आपने वोट बैंक देख रहे हो ना। आप देखिए दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट ने जमानती कर दिया, किसी ने कोई शोर नहीं मचाया, क्योंकि उस समाज में वर्ग ने किसी ने शोर नहीं मचाया, लेकिन एससी एसटी वाले मामले में आप कर देते हो। उसी तरह आरक्षण के मामले में आप कर देते हो, आरक्षण दे रहे हो आप, ठीक है, फिर आपने प्रमोशन में भी आरक्षण ला दिया, तो आप चाहते क्या हो? तो आप इस पर बात क्यों नहीं करते? तो बात कौन करेगा? राजनीतिक दल जिसका करेंगे। खामियाजा भी सब भुगत रहे हैं ना, सारे वर्ग के कर्मचारी फंसे हुए हैं इसमें। तो आप देखिए सभी को नुकसान किसका हो रहा है? जो मेधावी हैं उनका नुकसान हो रहा है, वो पलायन कर रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं। क्यों जा? जी, नीट के पेपर में यदि लीक हो जाता है तो देश की प्रतिभाओं का नुकसान हो गया, और आरक्षण के नाम पर 70 वर्ष से यही सब हो रहा है, तब प्रतिभाओं का नुकसान नहीं हुआ, सारी प्रतिभाएं कुंठित हो गई। नहीं तो आप देखिए ना, जो कांग्रेस पार्टी के जो संस्थापक हैं, वो 5 स्टार होटल में पार्टी करते और कहते हैं कि जैन जी का यही तरीका, तो उसके पहले उनको जवाब देना चाहिए कि जिन 25 लोगों की मौत के ऊपर कंधे में रखकर उन्होंने आंदोलन खड़ा किया, उनको तो अभी तक मुआवजा मिला ही नहीं है। मनोज जी आप इस बात के ऊपर हमेशा चर्चा करिए, मेरा निवेदन है जी कि क्या इस संसार का जैन जी जो है वो हिंसा करने के लिए पैदा हुआ है,
क्या उनका टारगेट यही है कि अपने से बड़ों को गंदी गालियां निकाले, माँ बहन की गालियां निकाले? ये जैन जी है क्या? लेकिन क्या शर्मा इस जी वो प्रकार पूरा से जैन जो जी नहीं है ना, सार्वजनिक रूप से ये गंदगी वो एक फैला रहे पार्ट है हैं? ना, ये एक पार्ट है तो ना, बड़ों में चंद मिल लोगों जाएगा। की वजह से। ये- देखिए कितना ये अच्छा कहाँ से- आंदोलन ये चला, कहाँ से जैन लेकिन जी हो उनको गया? चिन्हित होना चाहिए कि वो चंद लोग कौन थे। यदि उनको चिन्हित कर पर उन पर कार्रवाई कर रही सरकार तो वही सीजेपी आपत्ति उठा रही है। क्यों नहीं चिन्हित होते हैं? यदि वो आंदोलन अच्छा था 2800 तो से उसमें ज्यादा- वो लोग आए कौन? इसमें आदतन अपराधी जो हैं वो 2800 ज्यादा चिन्हित हुए हैं, जिसमें देश भर में दर्जनों मामले दर्ज हैं इनके बिल्कुल। ऊपर। तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बाकी का पूरा एक बड़ा तबका है मनोज जी जो सही दिशा में काम कर रहा है। कौन भड़का रहा है, कौन उनको फंड दे रहा था, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। भाई जैन जी को सही दिशा दिखाना भी तो इसी समाज का काम है। लेकिन बहरहाल बात समरसता की थी तो उम्मीद की जाना चाहिए कि कागजों पे नहीं चलेगा, वोट बैंक के लिए नहीं चलेगा, वास्तव में समाज में समरसता के लिए अगर एक कदम भी बढ़ते हैं हम तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो संत रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के बहाने शुरू हो रहा है ये समरसता संकल्प अभियान सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, ये 2028 के मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावी समर से पहले हर उस ताले के खोलने की चाबी है जिसे विपक्ष अपनी सबसे सुरक्षित जागीर समझता रहा है। बनारस की मिट्टी से लेकर 62 जिलों के दीपोत्सव तक बीजेपी ने चुनावी विषाद पर अपनी चाल चल दी है। अब देखना यह होगा कि जातिगत जनगणना और संविधान का नारा बुलंद करने वाला विपक्ष बीजेपी के समरसता कार्ड की ढूंढ पाता है कार्ड या नहीं। आज के लिए अटेंशन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।